हमारा आज का टॉपिक है क्वांटिटीज, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में क्वांटिटी किसको कहते हैं? हम अपने नेचर में चारों तरफ बहुत सारे फिनोमिना देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, गुण होते हैं। उस गुण का हम कोई ना कोई नाम रखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द नेचर आर गिवन सम नेम्स। हु इज गिवन द नेम? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को हम नाम कैसे देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक को हम नाम इस तरह से देते हैं, ये मेरे पास दो चौक के टुकड़े हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों में अलग अलग है? साइज, दैट इज लेंथ। तो दोनों में लेंथ अलग अलग है। सो लेंथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक विच इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है लेंथ, दैट इज ए क्वांटिटी। उसी तरह से हम बाजार में शक्कर लेने जाते हैं और उसको 10 रुपए देते हैं, एक पैकेट को ऐसे देखते हैं, फिर दूसरे पैकेट को देखते हैं, दोनों में हमको डिफरेंस दिखता है और एक को हम चुन के लाते हैं। हम क्या देख रहे हैं? वेट। सो वेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से जो भी जितनी चीजें हम नेचर में देखते हैं उनके पास एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम नापते हैं। वेट को नापते हैं, लेंथ को नापते हैं। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको नापा जा सके उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नेचुरल ऑब्जेक्ट और ए नेचर्स फिनोमिना which can be measured. Characteristic of the natural phenomena or natural object which can be measured, जिसको नापा जा सके, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के हमने नाम रखने शुरू किए। पहला नाम हम लोग सोच चुके हैं, क्या चीज है? चीजों में क्या होती है? लेंथ। तो हमने एक क्वांटिटी बनाई और उस क्वांटिटी का नाम क्या रखा? लेंथ। इसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम जाके 10 रुपए की शक्कर लेंगे और जो इसमें ज्यादा वेट होगा उससे हमने एक क्वांटिटी बनाई, मास। तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या दूसरी तरह की क्वांटिटीज भी होती है? आंसर है यस, होती है। जैसे मेरी आपसे दोस्ती है, फ्रेंडशिप कितनी है? बहुत ज्यादा। इट्स वेरी डीप। हाउ मच? उसको हाउ मच के लिए हमने मेजरमेंट नहीं बनाया, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वेदर इट इज 4, इट इज 6, इट इज 8, व्हाट नहीं बता सकते। किसको नहीं बता सकते? फ्रेंडशिप को। अगर हम फ्रेंडशिप को नाप नहीं सकते हैं तो फ्रेंडशिप इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स की क्वांटिटीज वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है? एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करती है? शी लव्स टू मच। पर उसका हमने मेजरमेंट नहीं बनाया हुआ, कोई यूनिट नहीं बनाई, उसको हम नाप नहीं सकते, इसलिए वो फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं। इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको मानेंगे? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो फिजिक्स के कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करती है, लॉज को मानती है। न्यूटन्स लॉज है, काइनेमेटिक्स के लॉज है, हीट के लॉज है, इलेक्ट्रिसिटी के लॉज है, जो भी है उसमें कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब हमने डिफाइन कर लिया व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड इट फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स। इट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे दिया है, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी, an object or phenomena in the nature, an object or phenomena in the nature which can be measured, which can be measured
is known as physical quantity. Is known as physical quantity. It should follow the laws of physics. It should follow the laws of physics. ओके, ये जब डिसाइड हो गया कि हम क्वांटिटीज इसको बोलेंगे तो हमने क्वांटिटीज के नाम रखने शुरू किए। अब फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 में आएंगे लौट के, फिजिक्स की दुनिया कैसी होती है, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। उसमें हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि फिजिक्स को हम लोग इजी बनाना चाहते हैं, एज इजी एज पॉसिबल। फिजिक्स में हम लोग कम से कम फॉर्मूले रखना चाहते हैं। अगर हम उसको कम नहीं करेंगे तो फॉर्मूलाज, रिलेशंस, लॉज, रूल्स ये लाखों में पहुंच जाएंगे। हम क्या चाहते हैं, एक रूल हो, एक फॉर्मूला हो, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसी लॉ से सब हो जाना चाहिए, एक ही फॉर्मूले से सब निकल जाना चाहिए, एक ही क्वांटिटी से हर चीज पता लग जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे में इतनी इंटेलिजेंस नहीं आई है कि हम वो एक क्वांटिटी ढूंढ सके। फिर भी हम चाहते हैं कि क्वांटिटीज कम से कम हो, ताकि हमको याद भी कम करना पड़े और चीजें इजी हो जाए। जैसे अगर आप शक्कर लेने जाते हैं और बोलते हैं मुझे 5 kg शक्कर चाहिए, ठीक है, लेकिन जब कपड़ा लेने जाते हैं तो हम लोग उसको मास को यूज नहीं कर पाते, हमको क्या बोलना पड़ता है, 2 मीटर लंबा लेंथ। शुगर के लिए हम लोग उसको 2 मीटर लॉन्ग नहीं बोल सकते, हमको मास की भाषा में बताना पड़ता है। वैसे ही हमने बोला पानी गर्म है, कितना गर्म है, अगर कितना गर्म है हम पूछते हैं तो हम उसको 2 किलो नहीं बता सकते, 5 मीटर भी नहीं बता सकते, हमको एक नई क्वांटिटी सोचनी पड़ती है, दैट इज टेम्परेचर। तो पानी 50 डिग्री गर्म है या 90 डिग्री गर्म है, तो हमको टेम्परेचर सोचना पड़ा, तो मजबूरी हो गई। एक क्वांटिटी हमने मास सोचा, उससे हमारा दुनिया का कुछ काम चलता है, फिर लेंथ सोचा, उससे काम चलता है, उसके बाद हमको क्या सोचना पड़ा, टेम्परेचर। इसी तरह से ये क्लास अभी चलेगी थोड़ी देर तक, कितनी देर तक चलेगी, तो हमने बोला कि 2 किलो चलेगी या 5 मीटर चलेगी, 10 डिग्री सेल्सियस चलेगी, तीनों नहीं चलेगी। हमको क्या बताना पड़ेगा, टाइम। तो टाइम इज ए क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड और उसको हम दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हमको टाइम एक नई क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। तो जब हम मजबूर हो जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, हमको एक नए क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मास को आप लेंथ में नहीं बता सकते, लेंथ को मास में नहीं बता सकते, टेम्परेचर को लेंथ और मास दोनों में नहीं बता सकते, टाइम को इन तीनों में नहीं बता सकते। इसलिए ये क्या बन गई, सब फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती है और ये आप देखिए पेज नंबर 3 ऊपर पे लिस्ट है। ये लिस्ट आप सबको मालूम होनी चाहिए, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड दैट इज लास्ट इज क्वांटिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज बनी। ओके, अब इन क्वांटिटीज को हम नापेंगे कैसे। क्वांटिटीज को नापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, आपस में बैठ के पहले तय कर लेते हैं कि हम लोग क्वांटिटीज को कैसे नापेंगे। जैसे मास, तो मास को किस तरह से नापा जाए, कम है ज्यादा है, तो मास क्वांटिटी का नाम पता लग गया, लेकिन कितना मास, तो हमको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि ये वाला जो मास है, इस मास को आज से हम 1 kg कहेंगे। तो ये जो 1 kg
हमने नाम रखा किलोग्राम। दिस किलोग्राम इज नोन एज यूनिट। किसका यूनिट? क्वांटिटी का यूनिट। कौन सी क्वांटिटी का यूनिट? मास का। तो मास का यूनिट क्या बना? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम मास है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मास, न कम न ज्यादा। वो स्टैंडर्ड मास हम सबने बैठ के फिक्स किया, ठीक है। तो जब हम इस तरह से यूनिट फिक्स करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना। सो ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। उसी का यूनिट कहलाता है। जैसे टाइम, टाइम इज ए क्वांटिटी, उसका यूनिट बनाइए। तो हमने कहा एक दिन सनराइज होगा, फिर अगले दिन सनराइज होगा, बीच में कुछ टाइम बीतेगा, उस टाइम को हम बोलेंगे 1 डे, ठीक है। इसी तरह से एक बार बरसात आएगी, फिर अगले बरसात आएगी, उस टाइम को क्या बोलते हैं? 1 ईयर। इस तरह से टाइम के यूनिट बनते चलेंगे। 1 ईयर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, ऐसे करके हमने यूनिट बनाया। और छोटे और यूनिट बनाए। 1 आवर, 1 डे का हमने पार्ट कर लिए। एक सनराइज से दूसरे सनराइज में जितना टाइम बीतता है उसके 24 पीसेस कर दीजिए, 24 टुकड़े। तो एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? 1 आवर। इस तरह से हमने ये जितने भी नाम रखे, ये सब क्या कहलाते हैं? यूनिट्स। लेकिन क्वांटिटी कौन है? टाइम। तो पहली चीज आपको ये एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि शब्दlong में आप ये समझ जाए कि मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं कि यूनिट की बात कर रहा हूं। जैसे एक चाय है, एंड चाय, द टी इज हॉट एंड इट्स टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। So hot and Celsius, its temperature is 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर और सेल्सियस, इसमें क्वांटिटी कौन है और यूनिट कौन है? टेम्परेचर इज क्वांटिटी एंड सेल्सियस इज यूनिट, ठीक है। वेट ऑफ द शुगर और मास ऑफ द शुगर इज 5 kg। क्वांटिटी कौन है? मास। और यूनिट कौन है? द डिस्टेंस और the length of path from कोरबा to बिलासपुर is 110 किलोमीटर। क्वांटिटी कौन है? शुरू कैसे किया था? लेंथ ऑफ पाथ इज 110 किलोमीटर। तो हम किसको नाप रहे हैं? लेंथ। तो क्वांटिटी कौन है? लेंथ। और यूनिट कौन है? किलोमीटर। समझ आया? सो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज देयर इन क्वांटिटी एंड यूनिट। हर क्वांटिटी का हमने एक एक यूनिट बना के रखा है। वो उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है और उसको हम लोग यूनिट कहेंगे। तो ये हमने जितनी क्वांटिटीज बनाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, हर एक की हमारे पास यूनिट्स भी हमने सोची और इसकी यूनिट्स बनाई। यूनिट्स में मास का यूनिट क्या रखा? केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का नो केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसमें दिया हुआ है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इस सब की डेफिनेशन हमको अलग अलग पढ़नी है। लेकिन आप देखिए टाइम में हमने क्या लिखा? सेकंड। आवर नहीं लिखा, डे नहीं लिखा, ईयर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? सो यूज तो करते हैं हम लोग। एक जैसे आपकी एज कितनी है? somebody will say 15 years, somebody will say 17 years। ईयर को यूज करते हैं, सेकंड से कोई नहीं बताता। तो यूनिट्स में हमने डिवाइड कर लिया। 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। एक प्रैक्टिकल यूनिट जिसको हम लोग, आप लोग सब यूज करते हैं। जैसी प्रैक्टिस हो, जिस काम के लिए यूज करना है, वो प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। एक यूनिट वो होते हैं जिसको हम फिजिक्स में यूज करते हैं और जो स्टैंडर्ड यूनिट माने जाते हैं, जिसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग पहचानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यूनिट को बनाना ये एक डिफिकल्ट टास्क था। पहले क्या होता था कि यूनिट्स को अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने देश के लोग अपने अपने नाम से यूनिट बना देते थे। जैसे हमारे यहाँ गांव में जब कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो धोती लेनी है तो 9 हाथ की धोती चाहिए कि 7 हाथ की धोती चाहिए?
ये पूछा जाता है, तो इसको एक हाथ बोलते हैं। और जो खरीदने जाता था ऐसे नाप लेता था, या दुकानदार ऐसे नाप के उसको दे देता था। तो इस तरह से ये जो एक हाथ है दैट वाज यूनिट ऑफ लेंथ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े बिजनेस में प्रॉब्लम होता है। जैसे हमको कपड़ा इंग्लैंड से इंपोर्ट करना है, तो हम उसको बोलेंगे कि हमको 1000 हाथ चाहिए, तो वो हाथ को नहीं समझता है, और अगर समझता है तो उसका हाथ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो बाद में झगड़ा होगा। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। लोगों ने अपनी अपनी स्टैंडर्ड यूनिट बनानी शुरू की। ब्रिटेन के सब लोग बैठे, उन्होंने बोला लेंथ को हम लोग फुट में नापते हैं, और एक स्केल बनाया। वो स्केल आप लोग अभी भी यूज करते हैं, 1 फुट। तो उन्होंने फुट को, लेंथ को फुट में नापना शुरू कर दिया। इसी तरह से मास, वो अपने घर में जो केक बनाते थे या जो ब्रेड बनाते थे रोज 2 या 3 लोगों के लिए, तो रोज ब्रेड अपना खुद ही बनाया करते थे। और उस ब्रेड का जो वजन होता था वो उन्होंने रखा 1 पाउंड। तब से 1 पाउंड शुरू हो गया। 1 पाउंड करीब करीब 450 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से टाइम के लिए छोटा सा यूनिट साइंस में बनाया गया सेकंड। तो वो यूज करते थे एक सिस्टम जिसमें लेंथ, मास और टाइम को किसमें नापते थे, फुट, पाउंड, सेकंड। तो उस सिस्टम का नाम उन्होंने रखा FPS सिस्टम। फ्रेंच लोगों ने दूसरा सिस्टम बनाया, वो लोग ज्यादा एडवांस थे और वैसे भी उनकी इंग्लैंड से नहीं पटती थी, तो वो उन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किया। उन्होंने लेंथ को नापा मीटर में, या शुरू में जब साइंस शुरू हुई तो ये इसको नापते थे सेंटीमीटर, और मास लैब में हम लोग नापते थे ग्राम में, और टाइम को सेकंड। जो चीजें इसमें नापी जाती हैं उसको हम बोलेंगे किस सिस्टम में नापी जा रही है, CGS सिस्टम में नापी जा रही है। तो FPS ब्रिटेन में चलता था, CGS फ्रांस में चलता था। बाद में ये देखा गया कि जो बड़ी चीजें होती हैं उनके लिए सेंटीमीटर और ग्राम बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने इसका एक बड़ा यूनिट शुरू किया। उसमें लेंथ को लिखा मीटर, ग्राम को लिखा केजी, और सेकंड को सेकंड ही रहने दिया। तो ये कौन सा सिस्टम बन गया, MKS। M इज मीटर एंड K इज किलोग्राम एंड S इज सेकंड, MKS सिस्टम। ओके, ये तीनों सिस्टम चले। प्रॉब्लम तब हुआ जब इंटरनेशनल ट्रेड चालू हुए और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन चालू हुआ। किस तरह से, एक एरोप्लेन ब्रिटेन से चलता है और फ्रांस में आता है, या इंडिया से जाता है और अमेरिका जाता है, फ्रांस में जाता है। तो इंडिया में ब्रिटिश लोगों का राज था। तो हम लोगों ने बचपन में जब स्कूलों में पढ़ा, उस समय हमारी सारी पढ़ाई इस सिस्टम में हुई, FPS, क्योंकि अंग्रेज लोग FPS सिस्टम में पढ़ते थे, और वही हमारे स्कूलों में 30 साल तक चलते रहा। बाद में जाके हम लोगों ने फ्रेंच सिस्टम चालू किया, ये 1970 के आसपास। तो पहले FPS सिस्टम ही चला करते थे। ओके, तो जब इंटरनेशनल चालू होता है तो उस समय हमको प्रॉब्लम होती है। किस तरह से प्रॉब्लम होती है, एरोप्लेन में एक पायलट जा रहा है और इंडिया से गया, तो इंडिया से उसको बोला गया कि आप अपनी स्पीड 200 माइल्स रखेंगे। वो 200 माइल्स स्पीड रख के जाता है, और वहां पे फ्रांस में पहुंचता है तो बोलता है भैया स्पीड को कम करो। बोलता है कितना कम करो, बोले ऐसा करो 300 किलोमीटर कर लो। पहले कितनी थी, 200 माइल, अभी वो कितना कम करने को बोल रहा है, 300 किलोमीटर। तो कम हुई कि नहीं, नहीं पता, उसको भी नहीं पता पायलट को। तो क्या हुआ, वो अपना एरोप्लेन उड़ा नहीं पाएगा, टकरा जाएगा। इसके लिए हमारी जरूरत क्या है कि हर देश वाले एक ही यूनिट को समझे। जरूरत समझ में आए। इसी तरह से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं। हम लोग पेट्रोल खरीदने गए और दुबई में या किसी भी देश में गए, उसको बोले कि भैया हमको पेट्रोल चाहिए, क्या रेट मिलेगा। तो वो बोलता है कि आपको ये रेट मिलेगा 80 रुपीज पर बैरल, 80 रुपीज पर बैरल। अब हम बोले ठीक है, लीटर कितना पड़ा। वो बोला लीटर क्या होता है, हम कहते बैरल क्या होता है। तो हमारा सौदा नहीं पड़ा, क्योंकि हमको मालूम नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम एक दूसरे की यूनिट को नहीं पहचानते। और जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा,
जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बढ़ी, एरोप्लेन्स का आना जाना बढ़ा, ये दोनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे बढ़ गए पेट्रोलियम के कारण और एरोप्लेन्स के कारण। ये हमेशा एक दूसरे देश में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि इसका इलाज क्या है, कि आखिर हम कब तक एक दूसरे को ट्रांसफर करके लंबे लंबे फॉर्मूले रटते रहेंगे। हम लोगों ने बचपन में फॉर्मूला रटा है लंबाई या मास। मास का हम लोग किस तरह से फॉर्मूला रखते थे कि सबसे छोटा मास जो हमको मालूम होता है वो एक रत्ती होता है। रत्ती आप लोगों ने सुना कभी? ओके, नहीं सुना? ये तो सुना होगा, रत्ती भाषा शर्म नहीं है, ठीक है। तो रत्ती एक बड़ी छोटी सी चीज होती है, गांव में पाई जाती है, राई के दाने जैसे, एकदम छोटा सा सरसों का दाना जैसे रहता है, वो एक रत्ती मास होता है। तो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि अगर 16 रत्ती को मिलाएंगे तो एक माशा बनता है, और 4 माशे को मिलाएंगे तो एक छटाक बनता है, 16 छटाक का एक पाव बनता है, 4 पाव से एक सेर बनता है, और 40 सेर को मिलाएंगे एक मन बनता है, 2.5 मन को मिलाएंगे तो 1 क्विंटल बनता है। कितना मुश्किल होता है याद रखना। ये प्रॉब्लम पहले यूनिट्स में बहुत आती है हर देश में। तो इसके लिए सब साइंटिस्ट मिलकर बैठे कि हमको फिजिक्स को आसान करना चाहिए, मेजरमेंट को इजी करना चाहिए। ये हमारा फिजिक्स पढ़ने का तरीका रहेगा, अदरवाइज आने वाली जनरेशन फिजिक्स नहीं पढ़ेगी। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप लोग जानते हो मीटर से किलोमीटर 1000, और सबको मालूम है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, और उसके बाद डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। सब में किससे मल्टीप्लाई करते चले जाना है, 10 10 10 10 10, और हमको 16 4 कुछ भी याद करने की जरूरत है। तो ये हमने सिस्टम को इजी कर दिया। तो सिस्टम को इजी करने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए हमने एक नया सिस्टम चालू किया और उसका नाम रखा इंटरनेशनल सिस्टम। क्या नाम रखा? इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो मीटिंग्स वगैरह होती थी ये फ्रांस के एक गांव में होती थी। उस गांव का नाम है जिनेवा, पेरिस के पास 14 किलोमीटर पे एक गांव है जिनेवा। वहां पर ये मीटिंग होती थी। तो इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हम लोग इसको एक सिस्टम को बनाएंगे इंटरनेशनल, और उसका फ्रेंच नाम रखा गया सिस्टम द इंटरनेशनल। और इसके 2 लेटर ले लिए गए, एस एंड आई। तो इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? एस आई सिस्टम। तो इस एस आई सिस्टम में हमने क्वांटिटीज को लिखना शुरू किया, उसके यूनिट्स को लिखना शुरू किया। तो क्वांटिटी को हम पहले ही बना चुके थे, और एसआई सिस्टम में ये डिसाइड किया गया कि ये वाले जो यूनिट्स हैं ये एसआई सिस्टम के यूनिट्स माने जाएंगे, ठीक है, और सबका यूनिट फिक्स कर दिया गया। सो दीज यूनिट्स आर विच सिस्टम? दीज आर अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। बाकी जो यूनिट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलेंगे। जैसे एक ट्रक में कोयला डालना है तो ना तो हम उसको ग्राम में नापते हैं ना किलोग्राम में नापते हैं, उसको हम लोग टन में नापते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट और भी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी एक लिस्ट अलग आएगी, दैट वी विल टेक इट ऑन सम अदर टाइम। अभी हम फिर वापस क्वांटिटी पे आते हैं। ये 7 तरह की क्वांटिटी हमने पढ़ी। ये एक बार जब साइंटिस्ट को पहली बार मिले 1962 में या 67 में, उस समय उन्होंने ये क्वांटिटीज तय की। उसके बाद 5 साल बाद फिर मीटिंग हुई, उसमें फिर बात हुई कि क्या आपको और कोई ऐसी क्वांटिटी मिली जो इसमें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती? तो क्वांटिटीज तो हमको बहुत मिली है, पर हर क्वांटिटी को हम इसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है कि हम एक बड़े हॉल में बैठे हैं, इस हॉल का एरिया दूसरे हॉल के एरिया से बड़ा है। एक कैरेक्टरिस्टिक है कितना फैला हुआ, जो चीज जितनी फैली हुई होती है उसके लिए हम कौन सी क्वांटिटी को नापते हैं, उस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा? एरिया। एरिया मतलब कितना फैला हुआ। ऐसे एरिया को नापने के लिए आपने एक फॉर्मूला बनाया। क्या होता फॉर्मूला? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अब लोगों ने सोचना किया कि अगर हमने ये 7 क्वांटिटी बनाई है तो क्या हमको 8वीं क्वांटिटी एरिया बनानी है? तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं भैया लोड मत बढ़ाओ। तो फिर
कैसे करेंगे? अगर एरिया में कोई क्वांटिटी है, कोई चीज कितनी फैली हुई है, हम कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि एरिया को हम नापेंगे कैसे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये एक लेंथ है और ये भी तो एक लेंथ है। विड्थ भी क्या होती है? एक लेंथ होती है। एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, दो बार लेंथ को आप लोग मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया? एरिया। तो एरिया में कितनी बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया है? 2 बार। पर बेसिकली वो बना किससे है? लेंथ से बना। इसलिए हम एरिया को बोलेंगे कि उसको हम लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एरिया को अलग से क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरा सुनिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे नापते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। ये क्या बन गया? वॉल्यूम। तो लेंथ के कितनी बार हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया? 3 बार। क्या निकल गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम अलग से क्वांटिटी नहीं मानते। हम कहते हैं वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, पर उसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम लेंथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेंथ को मास में नहीं कर सकते, मास को लेंथ में नहीं कर सकते, इसलिए वो क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल। लेकिन वॉल्यूम को तो लेंथ में कर सकते हैं, तो वॉल्यूम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो वॉल्यूम क्वांटिटी है या नहीं? आंसर वॉल्यूम क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? तो आंसर है, ऐसी क्वांटिटी के सामने हम शब्द लगाएंगे डिराइव्ड। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे? डिराइव्ड। सो व्हाट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अच्छा, ये 2 चीजें हो गई। अब मुझे बताइए, कैन बी एक्सप्रेस स्पीड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज और शुड बी टेक इट एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी? क्या इसको आप इसमें से किसी में एक्सप्रेस करेंगे या इसको एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी बना देंगे? हाँ, तो हम उसके फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं। हम सबको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस किस में नापा जाता है? डिस्टेंस लेंथ में नापा जाता है। तो लेंथ कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन गया? स्पीड। तो स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी हुई कि डिराइव्ड क्वांटिटी हुई? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी को आप इसमें एक्सप्रेस कर सको उसको क्या बोलना है? डिराइव्ड क्वांटिटी। और जिसको इसमें एक्सप्रेस नहीं कर सको उसको फंडामेंटल। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद जब दूसरी बार मीटिंग हुई साइंटिस्ट लोगों की, तो सबने कहा कि डिराइव्ड क्वांटिटी तो खूब मिली हमको, हर क्वांटिटी को हम इसमें किसी ना किसी में एक्सप्रेस कर लेते। क्या फंडामेंटल क्वांटिटी कोई और मिली? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला हाँ मिली। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और मिली? तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि देखिए, ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, सब चीज बराबर है। अब इनको मैंने ऐसा किया, ये एक सेट बना, और इसी क्वांटिटी को ऐसा किया, ये दूसरा सेट बना। ये और ये, इन दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही चीज है। ये वाला सेट और ये वाला सेट अलग अलग है। क्या चीज इसमें बदल रही है? आंसर है एक दूसरे पे कितना झुकाव है, एक दूसरे का इंक्लिनेशन। तो उसने बोला ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम किसी में भी नहीं नाप पा रहे, तो ये जो इंक्लिनेशन है इसको एक नाम दो और उसको क्या बोलो? फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको किसी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो इसका नाम क्या रखा गया? आप सबने बताया, क्या नाम है इसका? एंगल। एक दूसरे पे कितना इंक्लिनेशन है, तो उन्होंने बोला कि एंगल हमारी एक और फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगी। तो एक और क्वांटिटी क्या बन गई? एंगल। और उसके बाद इसी तरह से सॉलिड एंगल एक बना। सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? एक कोन जिसमें आइसक्रीम डालते हैं, तो उस कोन में जब आप अंदर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर हम इसको फैला देंगे तो ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसा छोटा हो जाएगा। उसी कागज को, इस पेपर को अगर मैं लपेटता हूं तो ये कोन बनती है इस तरह से, ये कोन बनती है। और अगर इसको ऐसा खोलते जाएंगे कोन बड़ी होती जाएगी।
तो ये जो इसके अंदर एंगल बनता है जिसमें ये सब सरफेस जाकर ऐसा मिलती है, उस एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल। और ये वाला जो एंगल जो दो लाइन मिलाकर बनता है, ये दो लाइन मिलाकर बनता है, इसको बनाने के लिए मुझे एक बोर्ड चाहिए या पेपर चाहिए। ये पेपर कैसा है? प्लेन। प्लेन पेपर पे दो लाइन खींच के हम एंगल बनाते हैं, इसलिए इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका नाम क्या है? प्लेन एंगल। लेकिन अगर आपको एक कोन बनानी है, एक कोन रखनी है, तो इस बोर्ड में आप नहीं बना सकते, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। तब तो ऐसा रखेंगे उसमें। इसमें क्या होगा? लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, तीनों चीज होगी। लेंथ, विड्थ और डेप्थ। लेंथ, विड्थ और डेप्थ मिला के क्या बनता है? स्पेस। तो ये वाला जो एंगल बनता है ये वॉल्यूम दिखाता है, हमको स्पेस दिखाता है, और इसके अंदर हम कोई चीज भरेंगे तो वो वॉल्यूम बनाएगा। इसके अंदर एरिया कवर होता है, प्लेन का एरिया, और उसके अंदर वॉल्यूम कवर होता है। सॉलिड में क्या होता है? वॉल्यूम। अगर ये प्लेन एंगल है तो उस एंगल का नाम क्या होगा? सॉलिड एंगल। तो ये हमने लिया दूसरी क्वांटिटी, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए क्या डेफिनेशन आप याद रखिए, एग्जांपल क्या याद रखेंगे? कोन। और कोन को ऐसा बड़ा कर सकते, छोटा कर सकते, तो उसका सॉलिड एंगल बदलता है। ओके, ये दो क्वांटिटी ऐसी थी जो इस सातों में से किसी से भी कवर नहीं होती, तो ये दोनों भी क्या बन गए? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, ये हमारी बेसिक लिस्ट थी, मेन लिस्ट, और ये 5 साल बाद में बनी, इसलिए इस लिस्ट का नाम पड़ा सप्लीमेंट्री लिस्ट। जैसे हम एक एग्जाम देते हैं, मेन एग्जाम, और अगर दोबारा देना पड़ा तो उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। इसी तरह से इसका नाम क्या पड़ गया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज टू आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और इसकी यूनिट्स भी बाद में आ गई, रेडियन, एंड ये इसकी यूनिट रेडियन और इसकी यूनिट स्टेरेडियन, स्टेरेडियन और रेडियन, ये इनकी यूनिट्स बन गई। इस तरह से 7 + 2 9 क्वांटिटीज में हमारी फिजिक्स की पूरी दुनिया है। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी आप ले लीजिए, उसको हम इसी 9 में एक्सप्रेस कर लेंगे, इसलिए इस 9 को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल से डिराइव्ड पर आते हैं। डिराइव्ड में हमने क्या देखा? स्पीड। स्पीड में कौन सी दो क्वांटिटीज है? लेंथ और टाइम। अच्छा, डेंसिटी में बताइए क्या क्या आएगा? डेंसिटी का तो हम क्या करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी का पहले फॉर्मूला याद करते हैं। स्पीड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम ये रहा मास, और वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसमें एक्सप्रेस हो गया। इस तरह से हर डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमने एक नए शब्द को ढूंढा। क्यों ढूंढा? किस डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी कितनी बार आती है, कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमने एक शब्द ढूंढा, और वो शब्द है डायमेंशन। सर एंगल को भी डिराइव्ड क्वांटिटी में रखा जाता है। कैसे? सर क्योंकि अभी तो बता रहे हैं कि tan theta इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और सबका परपेंडिकुलर अलग-अलग एंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस चेंज होता जाता है। परपेंडिकुलर बाय बेस? No, that is not angle. Perpendicular by base is tangent. Tan theta. That is a ratio of two sides, not angle. सर वो अलग-अलग एंगल का रेशियो अलग-अलग होता है। अलग-अलग एंगल के लिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू अलग-अलग होती है, पर थीटा तो अलग-अलग होता है। जैसे 20 डिग्री और 30 डिग्री और 40 डिग्री, ये एंगल अलग-अलग है। क्या चीज अलग-अलग है? एंगल। ठीक है, तो ये एंगल अलग चीज है, और टेंजेंट थीटा तो एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन टू लाइंस व्हिच इज अफेक्टेड बाय एंगल, दैट इज अफेक्टेड बाय एंगल। tan थीटा इज नॉट एंगल, tan थीटा इज ए रेशियो एंड थीटा इज ए एंगल। ठीक है, इसलिए दोनों को अलग-अलग लेना है, रेशियो को अलग लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और एंगल को अलग लेना है। ओके, अब हम इस शब्द पर आते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन किसको कहते हैं? बहुत आसान है। डायमेंशन किसकी होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी की। डायमेंशन क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी में जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वही उसकी डायमेंशन है।
जैसे एरिया में फॉर्मूला क्या एरिया का बोलता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो एरिया के लिए मैं बोलूंगा एरिया हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। अब मैं बोलूंगा एरिया हैज 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। एरिया हैज 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटी को जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उतनी डायमेंशंस मानी जाएगी। अब बताइए वॉल्यूम में लेंथ की कितनी डायमेंशन होती है, 3। तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, डेंसिटी पे आइए। डेंसिटी हैज 1 डायमेंशंस ऑफ मास एंड 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब इस डायमेंशंस को अगर हम लिखते हैं, अगर इस डायमेंशंस को हम लिखते हैं तो वो लिखे हुए एक्सप्रेशन को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमको डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का लिखना है, सबसे सिंपल। तो इसको लिखने का तरीका, ये हमने लिखा एरिया। अब एरिया का कैलकुलेशन या एरिया का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एरिया में कौन सी डायमेंशन होती है, इसलिए हमने इसमें ये लगा दिया। ये हमको क्या शो करेगा, दैट वी आर नॉट गिविंग द एरिया, वी आर गिविंग इट्स डायमेंशंस। दिस डायमेंशंस ऑफ एरिया आर एन लेंथ। कितनी बार, 2 बार। उस 2 को हमने यहाँ, ये आ गया डायमेंशंस ऑफ एरिया इज L to the power 2 या 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अब इसी तरह से अगर वॉल्यूम को लिखना है तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम L 3, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की L, m अपॉन L3। और इसको हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, m L की पावर माइनस। इसको अनाउंस कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन ऑफ मास एंड -3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक है, दिस इज डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। उसके बाद ऐसे करके एक एक क्वांटिटी हम लोग बढ़ते जा सकते हैं। देखिए किस तरह से इसमें बढ़ेंगे, जैसे अगली क्वांटिटी ली एक्सीलरेशन। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन, तीनों चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। तीनों चीजों को हम किससे नापते हैं, लंबाई से। तो इन तीनों की डायमेंशन क्या है, लेंथ, लेंथ डायमेंशन L। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी मीटर। इस मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सिंबल M। ये हो गया डिस्टेंस के। उसके बाद हमने लिया स्पीड। स्पीड का दूसरा नाम वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। तो ये क्या लेना है हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, और टाइम की डायमेंशन t। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, L t माइनस 1। L t माइनस 1। अब इसमें इसके यूनिट फिट कर दीजिए, L का यूनिट मीटर, माइनस के लिए बोलिए पर। ये अपॉन के कारण हमने माइनस लगाया, तो इसके लिए शब्द क्या यूज करना है, पर। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, और ये पर, मीटर पर सेकंड। ये इसकी, सॉरी इसको पहले ऐसा लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, और सिंबल इसका क्या बनेगा, ms माइनस।
ओके, स्पीड के बाद एक्सीलरेशन, ये आपने पढ़े हुए क्लास 9 में। व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। ओके, डायमेंशन बोलिए। स्पीड की डायमेंशन हम कर चुके हैं, कितनी होती है? एल टी माइनस वन अपॉन टाइम, कितना हो गया? एल टी माइनस, यूनिट बोलिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशन क्या लिखनी है? एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस, ये किसकी डायमेंशन हो गई? फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, एम एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू। इसके बाद हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट अब लंबा होते जा रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बड़ा लंबा हो गया। इसलिए हमने यूज इसको बहुत करना है, तो इसका एक छोटा नाम रख दिया, और छोटा नाम हमने इसका रखा न्यूटन। न्यूटन। तो सुनिए एक चीज, केजी इज ए फंडामेंटल यूनिट, मीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज ए फंडामेंटल यूनिट, न्यूटन इज ए डिराइव्ड यूनिट। न्यूटन इज ए डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि इन तीन यूनिट को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन, और इसका शॉर्ट फॉर्म आपने लिखना है कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं होना चाहिए, कैपिटल एन। उसके बाद वर्क और एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ये रहा एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसमें नापा जाएगा? लेंथ में। तो ये एक एल इसके साथ और आ गया, सो दिस इज कितना हुआ? एम एल टू टी माइनस, ये किसकी डायमेंशन हो गई? वाई। अब इसमें हमने फोर्स के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई किया था, तो यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन के साथ मीटर को मल्टीप्लाई, न्यूटन इंटू मीटर। चूंकि एनर्जी हम फिर से बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर का एक और डिराइव्ड यूनिट बना है, उसका नाम क्या? आप मालूम है आपको? उसका नाम है जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और ये इसका सिंबल कैपिटल जी। जो साइंटिस्ट के नाम पर हम यूनिट बनाते हैं, उसके सिंबल कैपिटल से लिखे जाते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे होगा तो कैपिटल से, और साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होगा तो स्मॉल लेटर, जैसे मीटर। सेकंड, ये हम किसमें लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स। लेकिन अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो किसमें लिखेंगे? कैपिटल। समझ आया? कैपिटल और स्मॉल। दूसरा, जब हम पूरा शब्द लिखेंगे, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, जब पूरा शब्द लिखेंगे तो कोई कैपिटल नहीं, पूरा का पूरा कैसा लिख सकते? स्मॉल। ये न्यूटन, जूल। तो पूरा शब्द लिखोगे तो स्मॉल में, और सिंबल लिखोगे तो देखोगे, अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तो कैपिटल, और साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो स्मॉल। ऐसे 10-12 बार लिखेंगे, उसके बाद तो हमको आदत पड़ जाएगी। न्यूटन को हमेशा कैपिटल एन लिखना है, शब्दों में लिखेंगे तो न्यूटन। ठीक है, ये हमने एक तरीका बनाया फिजिक्स में चीजों को इजी करने के लिए, कि कैपिटल वाला चीज रखना ही नहीं है, सब स्मॉल में लिखेगा। अच्छा, अब ये हमने, ये जो चीजें बनी, ये सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या है? उनके डिराइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूलास। कौन सा फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या बताता है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा यूजफुल होता है। ये हमको इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। क्या क्या चीजें बताता है इसको समझ लीजिए, आगे से आपको भी पता लग जाएगा। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस टू। इस फॉर्मूले को देखिए, हमको पता लगेगा कि अगर हमको किसी चीज पर फोर्स लगाना है, वो फोर्स किस किस पर डिपेंड करेगा? मास पे, कितनी लेंथ पे जाना है उस
पे और कितने टाइम में पहुंचना है। अब इसमें आप देखेंगे कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन मास और लेंथ की पावर कैसी है, प्लस प्लस प्लस, और d की पावर कैसी है, माइनस। इसका ये मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू t। ओके, ये तो मैथमेटिक्स की भाषा हो गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखिए, यहां से मुझे एक बॉल को इस दीवार तक फेंकना है 3 मीटर दूर। वो बॉल है 1 किलो का, मैंने ऐसा फेंका, चला। अब उसकी जगह 2 किलो का आ गया, मास बढ़ गया, तो मुझे उतना ही फोर्स लगेगा कि ज्यादा? ज्यादा। मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। ये है, क्या बताता है, फोर्स मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से सुनिए, यहां से मैंने बॉल को फेंका, वो 3 मीटर पे जाके गिर गया। अब मैं उसको फेंकना चाहता हूं कि 3 मीटर की बजाय 8 मीटर पे जाके गिरे। लेंथ बढ़ा दी तो उतने ही फोर्स में चला जाएगा कि बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या चीज हुई? अगर आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा? हाँ, पता लग गया। अब ये टाइम, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनेट कैसे होता है? सुनिए, मैंने यहां से एक बॉल को ऐसे उछाला, उस दीवार तक गया, 4 सेकंड लगे, 1 2 3 4, पहुंच गया। अब मैं इस 4 सेकंड को 2 सेकंड करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा, स्पीड से जाएगा। तो अगर मुझे टाइम कम करना है तो फोर्स को क्या करना होगा? ज्यादा। कैसा रिलेशन हुआ? सीधा कि उल्टा? उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इसलिए इसमें क्या आता है? माइनस। अगर कम टाइम में हमको वही कम फोर्स, वही काम करना है, उतना ही लेंथ लेना, उतना ही मास है, टाइम कम करेंगे तो फोर्स हमको ज्यादा था। इस तरह से इस फॉर्मूले को मैं देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। पहली चीज ये पता लगेगी किस किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। फिर ये दूसरा पता लगेगा कि किसके कारण बढ़ता है और किसके कारण कम होता है। अगर टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन मास और लेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ये दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई। तीसरी इंफॉर्मेशन, किसका इफेक्ट ज्यादा होता है? किसका इफेक्ट ज्यादा होता है? तो हमारा आंसर है टाइम का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। अगर मुझे टाइम को आधा करना है तो फोर्स को डबल नहीं करना है, फोर्स को 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि g की जगह 2 रखिए, 2 टू द पावर 2 कितना होता है? 4। तो फोर्स कितना बढ़ गया? 4 टाइम्स। समझ में आया? तो इससे हमको फॉर्मूला से ये पता लगता है कि कौन सी क्वांटिटी की ताकत ज्यादा है, कौन सी क्वांटिटी की डिपेंडेंस ज्यादा है। तो फोर्स में किसकी डिपेंडेंस ज्यादा है? टाइम की डिपेंडेंस ज्यादा है। डेंसिटी में किसकी डिपेंडेंस ज्यादा है? मास की कि लेंथ की? डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? ml-3। लेंथ की कितनी डायमेंशंस है? 3। मास की कितनी है? 1। तो किस पे ज्यादा डिपेंड करती है डेंसिटी? लेंथ। अगर हम लेंथ को 2 गुना कर दे, डेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी बताइए? लेंथ को 2 रखिए, 2 टू द पावर 3, 8। एक कमरा हमने लिया क्यूब, इसकी लेंथ हमने 2 बढ़ा दी, तो विड्थ भी कितनी बढ़ गई? 2। हाइट भी, तो वॉल्यूम 8 गुना हो गया, तो डेंसिटी उसकी 8 टाइम्स लेस हो जाएगी। लेकिन अगर मास को हम 2 गुना करेंगे तो डेंसिटी कितनी बढ़ेगी? 2 टाइम्स। लेंथ को 2 टाइम्स किया तो डेंसिटी डिक्रीज हुई, पर कितने टाइम? 8 टाइम। तो कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है डेंसिटी को? लेंथ ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ये हमको इसको देखने से पता लग गया। कैसे पता लग गया देखने से? L की पावर कितनी है? 3। जिसकी पावर जितनी ज्यादा होती है वो हमारी मेन क्वांटिटी को उतना ज्यादा इफेक्ट करता है। ये समझ में आ गया? तो पहली चीज हमको क्या पता लगता है डायमेंशनल फॉर्मूला से? विच क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व। दूसरा क्या पता लगता है? which are directly proportionate and which are inversely proportionate। तीसरा क्या पता लगता है? which quantity is more effective। देखिए, information from formula।
ये एप्लीकेशन में हमको एक इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल पढ़ना है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियटी मतलब एक समान, होमोजीनियस मीन्स एक जैसा। एक जैसा का क्या मतलब होता है? डायमेंशंस में एक जैसा का मतलब समझिए कि हमने आपसे बोला एक सम करके दिखाओ हमको। 4 मीटर कपड़ा है मेरे पास और 2 किलो शुगर है, दोनों को जोड़ो तो ऐड करो कितना। तो आपको 4+2 करना आता है पर आप करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मालूम है। पहले का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लेंथ। दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मास। और हमको शुरू से नियम मालूम है कि लेंथ में मास नहीं जुड़ती। लेंथ में कौन जुड़ता है? लेंथ में लेंथ ही जुड़ती है। ये नियम हमको याद रखना है। दिस इज ए पार्ट ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको दो क्वांटिटीज को जोड़ना है तो बेसिक कंडीशन क्या होती है? कोई भी एडिशन में, फिजिक्स में बेसिक कंडीशन ये होती है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी ही होनी चाहिए। यहां से बिलासपुर का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है और हमने अपनी वेलोसिटी रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों मिलाकर कितने हैं? आप भी कर सकते। ऑकवर्ड क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि मैं आपको किसको मिलाने को बोल रहा हूं? डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस अलग चीज है और स्पीड अलग चीज है, दोनों आपस में ऐड नहीं होते। मैथमेटिक्स में इसका एग्जांपल क्या है? हमारे पास 5x है, 5x और 3y 3y, दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा? 5x प्लस 3y। आपको अलग अलग रखना पड़ता है, 5 और 3 को जोड़ नहीं सकते, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये क्या शो करता है कि x और y आपस में नहीं जुड़े, अलग अलग कैरेक्टर आपस में नहीं जुड़े। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज का इक्वेशन लिखते हैं तो जो इधर की कैरेक्टरिस्टिक होती है वही कैरेक्टरिस्टिक इस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि बीच में क्या लिखा गया? इक्वल। अगर इधर हमारी कैरेक्टरिस्टिक है mLT-2 फोर्स, तो इधर जो क्वांटिटी लिखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी? mLT-2। ठीक है? क्योंकि 30 मीटर की लेंथ 40 किलो के बराबर नहीं हो सकती। 40 मीटर माइनस 10 मीटर हो सकती है, क्योंकि वो दोनों क्या है? मीटर। दोनों क्या है? लेंथ। तो जब भी हम चीजों को ऐड करें, इक्वेशन बनाए, कुछ भी करें, क्या चीज जरूरी है? कि सब की डायमेंशन एक समान होनी चाहिए। सो व्हेनेवर वी आर एडिंग द क्वांटिटीज, whenever we are subtracting the quantities, whenever we are writing an equation, what is the rule? The rule is that dimension of each term should be same. This is principle of homogeneity. Okay? इसको नोट करिए, principle of homogeneity. Dimensions of each term of an equation are same. Dimensions of each term of an equation are same. This is principle of homogeneity. इसी का दूसरा पार्ट हमने पढ़ा इससे पहले, only like quantities, या उसको कहेंगे only quantities with similar dimensions can be added or subtracted.
only quantities with similar dimensions can be added or subtracted. ये हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बनाया। अब इसमें एक शब्द आया है ईच टर्म। टर्म का क्या मतलब होता है? टर्म का मतलब समझ लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन मत हो। हमने एक इक्वेशन लिखा, इक्वेशन आपका जाना पहचाना है, s इज इक्वल टू ub प्लस हाफ at स्क्वायर। t स्क्वायर का मतलब t मल्टीप्लाइड बाय t। इसमें कितनी टर्म है बताइए? टर्म आप कैसे काउंट करते हैं? ओके, टर्म के लिए याद रखिए उसकी निशानी है एक प्लस से दूसरे प्लस या माइनस तक, बीच में जितनी भी चीजें आएंगी सब मिलाकर एक टर्म बनाती है। ये प्लस है, उसके बाद कोई प्लस नहीं है, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी? एक टर्म। इसके पहले ये एक और ये कितनी टर्म है इसमें? 3। समझ में आया? इसको हम लोग 1 2 3 कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड ये एक टर्म के पार्ट है, लेकिन जहां प्लस आया या माइनस आया टर्म बदल गई। टर्म का मतलब समझ आ गया? ये होता है टर्म। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें कौन कौन सी टर्म है? पहली टर्म v, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म at मिला। समझ आ गया? ओके। टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। इसमें कितनी टर्म है? 2। एक है t और दूसरी है पूरी की पूरी 2 पाई रूट l अपॉन g। ठीक, ये इस तरह से इक्वेशन बनेगा जैसे v इज इक्वल टू a प्लस dt प्लस ct स्क्वायर प्लस d अपॉन e प्लस f। कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5। इसको आप अलग से नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके नीचे इस तरह से। कितनी टर्म है? 5। ओके, टर्म को पहचानना आ गया। अब हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हर टर्म की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम ये लिखते हैं s इज इक्वल टू ub प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसकी टर्म, इस टर्म की डायमेंशन s क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? l। इसकी डायमेंशन l है, तो इस पूरे टर्म की क्या होनी चाहिए? l। इस पूरे टर्म की क्या होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि एक की हमको मालूम है कि l है। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जो एक टर्म की डायमेंशन है वही सबकी है, क्योंकि अगर एक समान नहीं है तो हम तो जोड़ ही नहीं सकते। हमारा बेसिक नियम क्या है? एक जैसी चीजों को ही आपस में ऐड किया जाता है, और हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब जरूर दोनों की टर्म एक ही होगी, जरूर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की क्वांटिटी एक ही होगी। और ये क्वांटिटी कौन सी है? l, क्योंकि हमको मालूम है डिस्टेंस की क्वांटिटी क्या होती है? l। तो इस तरह से हर इक्वेशन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर टर्म की डायमेंशन कैसी होती है? सेम। यहाँ पर जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी है। अगर नहीं है तो आंसर है, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला गलत है। तो कोई फॉर्मूला ठीक है या गलत है, इसको चेक करने का हमको एक साधन मिल गया। क्या साधन मिल गया? कि दोनों तरफ की डायमेंशन चेक कर लो। अगर एक जैसी होगी तो डायमेंशनली वो फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर नहीं होगी तो डायमेंशनली रॉन्ग। ठीक है? ओके, अब हम आते हैं इस पर। शुरू करिए, लिखिए चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। What we are doing? Checking correctness of formula. जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखने के लिए पहले स्टार्ट करिए LHS।
LHS क्या है? T। T की डायमेंशंस, उसके लिए मैंने ये साइन बनाया, कितनी होती हैं बताइए? इसमें T में मास कितना होता है? 0, कोई मास नहीं होता है, तो M को मैंने लिखा 0। T में लेंथ कितनी होती है? 0। T में T कितना होता है? 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको जब मैं MNT के रूप में लिखूंगा इस तरह से, M0 L0 T, ये हो गया। ये कौन सी साइड है? LHS। अब RHS पे आइए, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 2 is a quantity which is no dimensions, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ना इसमें मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। वैसे ही पाई में ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, नो डायमेंशन, इसलिए कांस्टेंट को आप छोड़ देंगे। ओके, रूट एल के पास कौन सी डायमेंशन होती है? लेंथ। लेंथ की कितनी डायमेंशन? रूट मीन्स हाफ, डिवाइडेड बाय g। व्हाट इज g? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी के भी ड्यू टू हो, किसी के भी कारण हो, है क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप इस पे लगा देंगे, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट, सब के लिए डायमेंशन क्या होगी? L3-2, क्योंकि सब बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन स्पीड। तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? L3-2, और इस पूरे को क्या करना है? सॉरी, इसको ऐसा ही लिखते हैं, L की डायमेंशंस L, G की डायमेंशन L3-2, और पूरे को क्या करना है? स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिए, L और L कैंसिल हो गया। ये कैसे लिखा गया, ये सबको समझ आया? ओके, L को कैंसिल करिए, T-2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? T+2 और उसका स्क्वायर रूट, कितना आया? T। ये कौन सा साइड चल रहा है? RHS। तो RHS की डायमेंशन क्या आई? T। LHS की डायमेंशन T। इसमें भी M0 T0, तो दोनों की डायमेंशन कैसी हो गई? तो हमने लिखा LHS is equal to RHS. Therefore, formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। LHS डायमेंशन निकालो, RHS डायमेंशन निकालो, अगर दोनों एक जैसी है तो नीचे ये रिजल्ट लिखो, और अगर नहीं है एक जैसी तो डायमेंशनली इनकरेक्ट लिखो। ओके, ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, prove that relation S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square is dimensionally correct. यहां पे लिखिए टर्म 1 डायमेंशंस। ये इसकी भाषा होगी। तो टर्म 1 की डायमेंशन क्या लिखना है? S डिस्टेंस है, डायमेंशंस M, M0 T0। टर्म 2, अब इसको आप बनाइए। टर्म 2 क्या क्या है? स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड की डायमेंशंस लिखिए और फिर टाइम की लिखिए। स्पीड की क्या लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला है LT-1 और टाइम की क्या लिखेंगे, T। कितना आया ये, LT-1 इंटू T इज इक्वल टू, आ गया। तीसरे का देखिए, तीसरे में हाफ डायमेंशन लेस, उसको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं। कहां से शुरू करेंगे, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या लिखी जाएगी, LT-2। उसके बाद T स्क्वायर, कितना आ गया, L बस। उसके बाद अपना कंक्लूजन दे दीजिए नीचे, ऑल द टर्म्स हैव सेम डायमेंशन, देयरफॉर फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ये करेक्ट फॉर्मूला। हाँ जी, बना, ओके, इनका बन गया। इसके बाद प्रूफ करिए। एक पत्थर को हमने एक धागे में बांधा और ऐसे जोर से घुमाया, वो पत्थर हमारी उंगली को खींचता है और हमारी उंगली उस पत्थर को खींचती है, धागे में टेंशन आ जाता है और एक फोर्स काम करने लगता है जिस फोर्स से हम उसको खींच रहे हैं। अगर हम वो फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो पत्थर सीधा चला जाएगा। गोल क्यों घूम रहा है, क्योंकि हम वो फोर्स लगा के उसको मुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, where m is mass of the object, v is its velocity and r is radius. F is force, m mass, v velocity and r radius. Okay, prove that this is dimensionally correct. तो इसमें दो ही टर्म है, तो आप कौन सी भाषा यूज कर सकते हैं, LHS, RHS?